जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी में जिसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का जीके भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो मैं जीके की क्लासेस लगातार ले रहा हूं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और ये हमारा तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास छत्तीसगढ़ के जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं हम लोग आज उनके बारे में समझेंगे, उनके नाम को जानेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को भी समझने वाले हैं कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण या पर्सनालिटीज़ या फिर हम उनको क्यों याद कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ पर्सनालिटीज़। पर्सनालिटीज़ वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। पर्सनालिटीज़ के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? पर्सनालिटीज़ किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में जब हम उसके व्यक्तित्व की, उसकी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग, जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम लोग क्यों पर्सनालिटीज़ की बात कर रहे हैं? किन पर्सनालिटीज़ की हम बात करेंगे? क्या अभी करेंटली कोई पर्सन है उनकी बात करेंगे? क्या कोई ऐसा मंत्री है? क्या कोई ऐसा साइंटिस्ट है? क्या कोई वैसा व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ के अंदर किसी पोस्ट के ऊपर है? क्या हम उसकी बात करने जा रहे हैं? नहीं, हम छत्तीसगढ़ के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलूँ तो हम लोग एक तो हिस्टोरिकल पर्सन की बात करेंगे। हिस्टोरिकल पर्सन यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने आज़ादी के समय अपना योगदान दिया किसी न किसी रूप में। कहीं ना कहीं उन्होंने 1857 की क्रांति में उन्होंने भागीदारी बने या छत्तीसगढ़ का उन्होंने मांग रखा, या हो सकता है वो छत्तीसगढ़ के अंदर कोई आंदोलन लेके आए हों। तो हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर्सन के बारे में समझने वाले हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित हो या फिर फ्रीडम से रिलेटेड हो। ऐसे व्यक्तियों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन्हीं को ज्यादातर सवाल इन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वैसे पर्सन को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कल्चर हो गया, हिस्टोरिकल हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? हो सकता है साइंस के डेवलपमेंट में किसी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हो छत्तीसगढ़ से, है ना। हो सकता है छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा इन्वेंशन हुआ हो, साइंस के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा इन्वेंशन हुआ हो तो इसके बारे में भी हम लोग, इसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा उसके बारे में भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके बारे में हम लोग इसके अंदर समझेंगे। सबसे पहले, अब जैसे मैंने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, जैसे मैंने कल्चर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन पर्सनालिटीज को दिया जाएगा। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनालिटीज की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे पर्सनालिटीज की बात करते हैं जो नेशनल लेवल पे, जिन्होंने पूरे देश को के लिए काम किया। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात है तो हम किसके बारे में बात करेंगे? छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन से संबंधित, यानी छत्तीसगढ़ के क्रिएशन में किन लोगों ने कितना ज्यादा योगदान दिया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको छत्तीसगढ़ की हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू देख लेनी चाहिए। एक बार मैं आपको हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे समझा देता हूं, उस हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है 1861 में, 1861 में क्या होता है कि उस समय ब्रिटिश का रूल था। तो ब्रिटिश का रूल था तो उस समय छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट और एमपी के कुछ पार्ट, जिनको संभाग बोलते थे, मिडिल स्टेट बोलते थे, ये मिडिल स्टेट कहे जाते थे। ठीक है, मिडिल स्टेट। तो ये तीनों के कुछ कुछ पार्ट मिलकर मिडिल स्टेट बनाते थे, जबकि कितने थे? 3 थे। सबसे शुरुआत में छत्तीसगढ़ इस तरीके से वहां पे आया 1861 में। इसकी डेट थी 2 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर 1861 का टाइम था वो।
इसके बाद क्या होता है, 1862 के तरफ हम आते हैं। 1862 में आएंगे तो टोटल पांच आ गए मिडिल स्टेट के अंदर। मिडिल स्टेट के अंदर 5 क्षेत्र आ गए। अब 5 में से कौन कौन से क्षेत्र थे, तो पहला नागपुर, ठीक है, नागपुर कहां पे अभी करंट में, महाराष्ट्र के अंदर है नागपुर, छत्तीसगढ़, इसके बाद बिलासपुर, अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि बिलासपुर तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही है ना, नागपुर तो महाराष्ट्र के अंदर है। उस समय की बात कर रहा हूं, 1862 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय 5 मिडिल स्टेट होते थे, 5 मिडिल स्टेट में एक नागपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, इसके बाद आप देखेंगे रायपुर, इसके बाद एक जगह का नाम था सागर, और इसके बाद गोदावरी और जबलपुर, गोदावरी, और इसके बाद एक जगह का नाम था जबलपुर जो अभी एमपी के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे जो इलाके थे ये 5 मिडिल स्टेट के अंदर में आते थे, ठीक है ना। तो ये 1861 से स्टार्ट होता है, 1862 के अंदर आता है। अभी यहीं पर क्या होता है कि फर्स्ट जो आपके कमिश्नर थे, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर बनाए गए उस समय। अंग्रेजों ने फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर बनाया, किसे बनाया दोस्तों, फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर किसे बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, चार्ल्स सी इलियट के द्वारा, ELIYAT, ठीक है, इनको फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर बनाया गया, ठीक है। एक संक्षिप्त में बात कर रहा हूं, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। 1861 से स्टार्ट होती है, 1862 में आते हैं। 1862 में पहले 3 होता है, फिर 5 मिडिल स्टेट में आते हैं, उस समय फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर बना दिए जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब आएंगे तो इसके बाद क्या होता है, 1905 की अगर बात करूं, इसके बाद क्या होता है, 1905 में हम आते हैं। तो 1905 में जब आएंगे आप तो आपको याद होगा बंगाल विभाजन के बारे में आप जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो 1905 में क्या होता है, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है ना, लैंग्वेज के बेसिस पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन होता है 1905 में, ठीक है। आइए देखिए मैं यहाँ पे एक टाइमिंग आपको लिख देता हूँ, 1861, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1862 की मैंने बात किया, इसके बाद मैंने बात किया 1905 के बारे में, ठीक है। ये 3 टाइमिंग के बारे में बात किया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1918 के बारे में। 1918 में क्या होता है, पहली बार छत्तीसगढ़ का एक कह सकते हैं पूर्वावलोकन किया गया, एक मैप तैयार किया गया, कह सकते हैं आप, एक खाका बनाया गया। किसने तैयार किया, किसने तैयार किया, पंडित, उनका नाम क्या था, पंडित सुदर्शन लाल, ठीक है ना, पंडित सुदर्शन लाल शर्मा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए पंडित सुदर्शन लाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का पूर्वावलोकन किया, और उन्होंने कब किया, 1918 में किया। मतलब कि पंडित सुंदरलाल शर्मा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के पंडित ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर्सनालिटी में, ठीक है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इनको, क्योंकि समझना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, 1924 में आते हैं, ठीक है ना। 1924 में क्या होता है, सेपरेट छत्तीसगढ़ की मांग स्टार्ट हो जाती है, सेपरेट छत्तीसगढ़ का मांग स्टार्ट हो जाता है। यानी छत्तीसगढ़ के अंदर जो व्यक्ति रह रहे थे उन्होंने छत्तीसगढ़ का डिमांड स्टार्ट कर दिया। 1918 में आपका पूर्वावलोकन कर लिया गया, एक डिजाइन, एक खाका बना लिया गया छत्तीसगढ़ के बारे में, फिर सेपरेट स्टेट की मांग कर दी गई, ठीक है। इस समय स्टार्ट हुआ। तो ये 1924 का जो टाइम है आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है आ भी जाए एग्जाम में, है ना। और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 1924 तक हो गया। इसके बाद 1925 से लेकर 47 तक आपको पता है कि इसमें आजादी की लड़ाई चली, तरह तरह की लड़ाइयाँ हुई, तरह तरह के विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, है ना। तो तमाम तरह की हुई। 1947 में भारत क्या होता है, आजाद होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब 1947 के बाद की बात करूं तो 1948
आपको याद होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ इसके बाद अलग अलग रियासतों में भारत बटा हुआ था, तो अलग अलग रियासत भारत के साथ जुड़ रहे थे। तो उसी समय 1948 में क्या होता है, छत्तीसगढ़ के 14 रियासत 14 रियासत होती है जो छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, अब उन रियासतों में कुछ नाम थे। अब कुछ नाम में जैसे राजनांदगांव था, है ना, बिलासपुर कुछ इलाका था, उसमें रियासत के अलग अलग हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू जब पढ़ेंगे उसमें आपको बता दूंगा उनके सारे नाम। ठीक है, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है 14, टोटल 14 थे जो जुड़ गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1956 में, 1948 के बाद हम आते हैं 1956 के तरफ। 1956 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या होता है, मध्य प्रदेश का, एमपी का गठन होता है। एमपी का गठन होता है, फॉर्मेशन होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है एमपी स्टेट का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, और चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही उस समय पार्ट हुआ करता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ आ गया, अब एमपी के साथ ये कंप्लीट एमपी स्टेट बन गया 1956 में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कई सारे अलग अलग तरह के विद्रोह होते हैं। अब इन्हीं दौरान में कई सारे लोग आते हैं, ठीक है, कई सारे पर्सन आते हैं। इसके पहले जितनी भी मैंने समय बताए उसमें भी कई सारे पर्सन आए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 1956 के बाद आते हैं 1998 के अंदर। इस समय क्या होता है, छत्तीसगढ़ से संबंधित बिल पास हो जाता है मध्य प्रदेश के असेंबली में। ठीक है, इसके बाद 2000 में 1 नवंबर 2000 को क्या होता है, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, यह इतनी सारी चीजें आपको बताने के पीछे का कारण ये था कि ये जितने भी टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1861 से लेकर 2000 तक, जो भी इंपॉर्टेंट और पॉसिबल पर्सन थे, जो कह सकते हैं कि उनका बहुत ज्यादा योगदान था छत्तीसगढ़ में, उसी को हम समझेंगे। होप सो कि सारे स्टूडेंट को चीज क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग किन पर्सनालिटीज की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में कंटेंट मांग रहे थे, तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर नंबर जब 4 आएगा तो उसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में कंबाइन दिया करूंगा। फिलहाल तो ये रेडी है, हिंदी में ही चलेगा, ये हिंदी और इंग्लिश कंबाइन लेके चल रहे हैं, बट पीपीटी भी आपको, पीडीएफ जो प्रोवाइड करता हूं वो भी आपको इंग्लिश में मिल जाया करेगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं लास्ट तक बताऊंगा कि इस पूरे लेक्चर का पीपीटी कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है, पढ़ चुके हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को हमने पढ़ लिया है, ये दोनों हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, जो 22 नंबर हमारा चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है ना, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, अब देखिए छत्तीसगढ़ का मैप आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया कि छत्तीसगढ़ में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, अब हम लोग सारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति है संत गुरु घासीदास। इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है, तो संत गुरु घासीदास को आपको याद रखना है। ये क्यों, इनको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है ना, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ के स्कॉलर थे, छत्तीसगढ़ के ये स्कॉलर थे, तो इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है। देखिए, बहुत बार क्या होगा कि मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नाम याद रखना है इनका। अगर आप डेट याद रख सकते हो तो और अच्छा है, नहीं तो फिर आप इनके बारे में लिखने को तो आता नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बेसिकली इसी तरीके से याद रखना है कि कौन थे गुरदासदास, तो छत्तीसगढ़ के स्कॉलर थे। ठीक है ना, ये सतनाम धर्म से थे। ठीक है, ये सतनाम धर्म से थे। ठीक है, सॉरी, सतनाम धर्म से थे। ठीक है, इनको हम सतनामी संत बोलते थे, सतनामी संत कहा जाता है इनको। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक, चलिए, सतनाम धर्म। ठीक है, तो ये इनके बारे में चीज ध्यान रखने वाली चीज है। और संतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। इसके साथ गुरु घासीदास का जन्म कब हुआ, 18 दिसंबर 1756 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी वगैरह भी है। सोचे, इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है,
चलिए अगले पर्सनालिटीज की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसमें ये चीजें याद रखने वाली थी, जो जो इंपॉर्टेंट होगा इसको क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा। मैंने आपको बताया पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में 1924, ठीक है, अभी जस्ट बताया ना आपको 1924 इन्होंने ही छत्तीसगढ़ का पूर्वावलोकन किया हुआ था। ठीक है, तो इनको कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी बोला जाता है इनको। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं। भारत के महात्मा गांधी, वैसे छत्तीसगढ़ का गांधी। अब क्यों गांधी ही क्यों बोल रहे हैं, देखिए गांधी जी का जो विचार था उनके विचार से मिलता हुआ विचार इनका था, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का गांधी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी एग्जाम में पूछता है तो आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम लेना है। ठीक है, 1924 हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने समझा था। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कहते ना छत्तीसगढ़ का इन्होंने पूर्वावलोकन किया, छत्तीसगढ़ का इन्होंने कह सकते हैं इमेजिनेशन किया। सबसे पहली बार इमेजिनेशन इन्होंने किया था, तो इसका आपको नाम इनका याद रखना है। ठीक है ना, समाज सुधारक थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था देखिए गरियाबंद में 1881 में इनका जन्म हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इनके लिए आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ समाज सुधारक थे तो कई तरह के सामाजिक सुधार कार्य भी इन्होंने किया था। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं कि बताइए छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का इमेजिनेशन किसने किया, पूर्वावलोकन किसने किया, तो सुंदरलाल शर्मा ने किया। ये सब चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए अगले पॉइंट ऑफ व्यू को देते हैं। अगले हमारे हैं वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह के बारे में हम समझते हैं। वीर नारायण सिंह बिजवार जनजाति से थे। देखिए मैंने आपको ट्राइब्स पहले ही पढ़ाया है, इसीलिए ट्राइब्स मैंने पहले पढ़ाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो बिजवार जनजाति से बिलोंग करते थे वीर नारायण सिंह। और वीर नारायण सिंह इनके पिता का नाम, ये कुछ जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे और ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए, एक तो कह सकते हैं आप इनको फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है ना, ये फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों से इन्होंने डट कर लड़ा था, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, तो इसलिए इनको हम याद रखते हैं। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, नागपुर के कैप्टन मैक्सिस ने विद्रोह दबा दिया। इन्होंने विद्रोह वगैरह किया था, इसके बाद इनके विद्रोह वगैरह को दबा दिया गया था, लेकिन इन्होंने अपने विद्रोह को जारी रखा अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये वीर नारायण सिंह थे, इनके बारे में आपको याद रखना है, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि आपको 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, बताएंगे इसमें से कौन फ्रीडम फाइटर था, तो आपको नाम याद होना चाहिए ना। ठीक है, इसके बाद है गुंडाधुर। गुंडाधुर के बारे में देखिए, ये धुरवा जनजाति से थे। ठीक है, धुरवा जनजाति से थे और ये बस्तर में ब्रिटिश के विरोध में आदिवासी आंदोलन में इन्होंने काफी ज्यादा सहयोग दिया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आदिवासी नेता थे ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन से इलाके से थे, बस्तर से थे। और इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था बस्तर में 1910 ईस्वी में। 1910 में अंग्रेजों के नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, याद होगा आपको 1857 के बाद जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो 1858 में वाइसराय के द्वारा डायरेक्ट इंडिया पर शासन चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश शासन आ चुका था। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, बाद में ब्रिटिश शासन करने लगे। तो ये 1910 में कई तरह के अपने अपने आए, इसमें इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया अंग्रेजों का। तो इनको भी आप फ्रीडम फाइटर के रूप में रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला नाम है वीर हनुमान सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है वीर हनुमान सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है वीर हनुमान सिंह, ये भी थे फ्रीडम फाइटर, ये भी थे फ्रीडम फाइटर। ठीक है, अब ये फ्रीडम फाइटर थे और इनको, वीर हनुमान सिंह को मंगल पांडे भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, है ना। क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जब सिपाही विद्रोह चल रहा था 1857 में, उस समय छत्तीसगढ़ में इन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए वीर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। इनका जन्म इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे इसमें 18 जनवरी 1858 को इन्होंने अपने साथियों के साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था।
ठीक है ना। इसके बाद हनुमान सिंह के नेतृत्व में किए गए विद्रोह में सभी जाति के धर्म के लोग थे, जबकि हनुमान सिंह ने मंगल पांडे की भांति रायपुर स्थित छावनी के सैनिकों में क्रांति का आह्वान किया था। रायपुर में जो बैरक था, जैसे मंगल पांडे ने मेरठ में किया था, उसी तरीके से रायपुर में किसने स्टार्ट किया? रायपुर में स्टार्ट किया वीर हनुमान सिंह ने। इसलिए आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और इनको फांसी दे दी गई थी 22 जनवरी 1858 को, ठीक है। तो ये पर्सनालिटीज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है पंडित वामन बलिराव लाखे, लोकप्रिय इनका नाम, ठीक है। ये क्या थे? ये समाज सेवी थे और सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखते थे। आप इनको कह सकते हैं सोशल वर्कर थे, ये इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर थे। और साथ में इन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई तरह के स्टेप्स लाए। अब कौन कौन से स्टेप्स लाए आप देखेंगे। इनको छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक पत्रिका आती है, छत्तीसगढ़ मित्र आती थी पहले, उसको स्टार्ट इन्होंने किया था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन का दायित्व इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। तो इसलिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट होता है, छत्तीसगढ़ मित्र का पत्रिका का स्टार्टिंग किसने किया था, मैगजीन का स्टार्टिंग किसने किया था? पंडित वामन बालीराव लाखे ने, ठीक है ना। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई राव साहब की उपाधि को त्याग कर 1920 के असहयोग आंदोलन में और 1930 के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी फ्रीडम फाइटर भी थे और सोशल वर्कर भी थे, तो दोनों ही आप इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने अगले पर्सन के तरफ, ठीक है। एग्जाम में आपको फेमस पर्सनालिटीज पूछी जाएंगी, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक ही हुआ करते थे, तो उस समय मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है ना। पंडित रविशंकर शुक्ला 1877 से 1956 तक इनका जीवन काल रहा, जिसमें 2 अगस्त 1877 को ये सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो एग्जाम में ये पूछ देता है कि बताइए छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश का पार्ट था, तो उस समय प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ला थे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम कौन थे? अजीत जोगी, ठीक है ना, अजीत जोगी इनका नाम था। ये फर्स्ट सीएम हुआ करते थे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? अजीत जोगी, ठीक है। तो ये नाम को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये चूंकि शिक्षक थे एक, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये समाज को सुधारने के लिए अलग अलग तरह के समाज सेवी कार्य किया इन्होंने। तो एक तरीके से आप इनको कह सकते हैं सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे। समाज के सुधार के लिए इन्होंने काम किया, समाज के सुधार के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने 1930 में जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था रायपुर में, इसको नेतृत्व किया इन्होंने। और इसके साथ बाल घाट में नमक कानून को, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए अपराध में गिरफ्तार भी इनको किया गया 1940 में। और छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही बने और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के तरफ से इतना सारा इन्होंने काम किया, पूरी आज़ादी में इन्होंने अपनी जिंदगी लगाई। इसके बाद ये प्रथम मुख्यमंत्री बने एमपी के। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला है यति यतन लाल। यति यतन लाल एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति के प्रणेता यति यतन लाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? कार्तिक शुक्ल में यानी कि इनके जन्म हुआ था। इसके बाद इनके माता पिता का देवास हो गया। और इन्होंने भी इनके बारे में ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यति यतन लाल। अगला है डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। 1889 से 1942 तक इनका जीवन काल रहा। और ये नागपुर में इनका जन्म हुआ था और बिलासपुर में अस्थायी रूप से निवास करते थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ब्रिटिश के आईसीएस एग्जाम को पास किए, सिविल सर्विस को पास किया इन्होंने, और इसके बाद ये अफसर बने। लेकिन इन्होंने
लोगों के सुरक्षा के लिए, लोगों के जन सेवा के लिए, आप कहेंगे जन सेवा के लिए क्या किया इन्होंने, अपनी नौकरी छोड़ दी और इससे इन्होंने क्या किया, बैरिस्ट्री की शुरुआत की। 1920 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 1927 में असेंबली चुनाव में ये विजयी हुए और तथा शिक्षा मंत्री बने। 1936 में मध्य प्रदेश प्रांत के गवर्नर भी बने ये, ठीक है, एमपी के गवर्नर भी बने। तो ये सारी चीज़ों के लिए इनको हम इम्पोर्टेंट है, फ्रीडम फाइटर भी हैं और गवर्नर वगैरह ही बने थे ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस नाम को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, मुख्य पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव। राजा रामानुज प्रताप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बोर नहीं होना है, बहुत सारे हो सकते हैं मे भी आपको लगे कि यार ये बहुत सारा नाम आ रहा है। देखिए ये नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आप जब बुक खोजने बैठेंगे तो आपको बहुत नाम मिलने लगेगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन पढ़े कौन ना पढ़े। यहाँ पे हमने पूरी रिसर्च करके जो इम्पोर्टेंट वाली है उसको लेके आए हैं यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव, राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव का जन्म कोरिया रियासत में हुआ था। कोरिया जिला जो है, कोरिया जिला में हुआ था। कोरिया देश के बारे में सोच लीजिएगा, ठीक है ना। तो कोरिया में हुआ था और क्रिकेट खिलाड़ी थे, वे कुशल क्रिकेट खिलाड़ी थे और सीके नायडू के साथ शुरुआत करते थे। ये तैल चित्रों के निर्माण में चित्रकार थे, दक्ष चित्रकार थे। और राजा रामानुज प्रताप क्या थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, चित्रकार थे। ये नाम भी आपको याद रखना क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि जब 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 होता है ना, जब एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। एक आध नाम आपको याद है, मान ली पूछ दे फ्रीडम फाइटर कौन थे, तो आपको एक नाम भी अगर पता चल गया तो हो सकता है आप एलिमिनेशन करके क्वेश्चन का आंसर पहुंच जाए। आपको सारा जानकारी ना हो फिर भी एक आध दो जानकारी से भी आप कर सकते हैं, है ना। इसलिए सबको नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये इनके बारे में जाता है। छत्तीसगढ़ की पहली कोयला खदान इनके प्रयासों से आरंभ हुई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। किसके प्रयास से छत्तीसगढ़ का पहला कोयला वाला स्टार्ट हुआ था, इनके वजह से, राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव। राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव को याद हम इसलिए करते हैं कि चित्रकार भी थे, ठीक है। अगला है बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका 1869 से लेकर 1956 तक रहा। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म जांजगीर चांपा जिले में हुआ था, जिसमें अकलतरा में हुआ था, जहां पे जी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से इन्होंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। 1931 में ये वापस लौटे और वे बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैरिस्टर थे ये, फर्स्ट बैरिस्टर थे। कहाँ के, बिलासपुर के, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है ना छत्तीसगढ़ में, वहाँ के फर्स्ट बैरिस्टर हुआ करते थे ये, बैरिस्टर छेदीलाल। और 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पता एक चीज आप कॉमन देखेंगे, आज़ादी की लड़ाई में भारत के सभी लोगों ने भाग दिया, हर तबके ने, हर वर्ग ने, लेकिन ज्यादातर भाग किसका था, एडवोकेट्स का था। ज्यादातर भाग आपको एडवोकेट्स का मिलेगा, ज्यादातर भाग वैसे लोगों का था जिन्होंने लॉ में पढ़ाई किया था। तो सोचिए, लॉ को इतना हल्का मत लीजिए। लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ों की नॉलेज है, आपने सोसाइटी के बारे में, आप सोसाइटी को एक अच्छे दिशा में लेकर जा सकते हैं। सोचिए आज़ादी के समय कितने ऐसे लोग थे, बहुत सारे। आपने कहीं बहुत रेयरली आपने देखा कोई इंजीनियर आया हो, कोई अलग एमकॉम करने वाले लोग आए हों, बहुत कम। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वो बेकार है, हर तरह के लोग आए होंगे, लेकिन एडवोकेट्स के नाम आपको ज्यादा दिखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये संविधान सभा वगैरह में भी ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। तो बैरिस्टर छेदीलाल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारे हैं माता राजमोहिनी देवी। माता राजमोहिनी देवी 1914 से लेकर 1994 की इनकी रही जीवन काल। सरगुजा विभाग जो संभाग था उसके, वहाँ से ये बिलोंग करती थी, किसान फैमिली से बिलोंग करती थी। और इन्होंने धार्मिक जीवन त्याग करके इन्होंने गौ हत्या बंदी और आदिवासी को ईसाई बनाने का विरोध किया। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे इन्होंने, इनको आप याद रख सकते हैं, सोशल रिफॉर्म के लिए इनको आप याद रख सकते हैं, समाज के सुधार के लिए इनको हम जानते हैं, माता राजमोहिनी देवी। इन्होंने सोची उस समय में क्या हुआ था, गौ हत्या के बारे में और आदिवासियों को ईसाई जो बनाया जा रहा था उस सबका विरोध किया था उस समय इन्होंने। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था।
भूदान आंदोलन, यानी कि जो बड़े बड़े जो भूमि जो रखते थे जमींदार, उनको अपनी ज़मीनें देनी चाहिए वैसे लोगों को जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, इस तरह का भी आंदोलन उन्होंने चलाया था। ठीक है, 1953 में उन्होंने महिलाओं को शराब भट्टी तोड़ने का भी इन्होंने आह्वान किया था, और आदिवासी समाज के उन्नति में इन्होंने मद्य निषेध यानी कि एक्साइज, जो शराब जो लोग पीते हैं उसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। सोचिए 1953 में, जब महिला उस समय काफ़ी ज़्यादा डर के रहती थी, काफ़ी ज़्यादा उनको आज़ादी नहीं थी, उस दौर में माता राजमोहिनी देवी इतने सारे आंदोलन किया था उन्होंने महिलाओं को लेकर। तो सोचिए क्यों ना इनको याद किया जाए, क्यों ना ये एक फेमस पर्सनालिटी बने। ठीक है, समझ गए होंगे क्यों इनको याद रखते हैं, क्या कारण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं महंत लक्ष्मी नारायण दास। महंत लक्ष्मी नारायण दास, इनके बारे में थोड़ा सा चीज बस देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है। 1900 में बांदा जिले में राजापुर जिले ग्राम उत्तर प्रदेश में इनके जन्म हुई थी, और महंत लक्ष्मी नारायण दास के गुरु बिहारी दास थे, जिनकी मृत्यु बाद में हो गई थी। और ये वैष्णव मतलब ये रिलीजियस, आप इनको फ्रेम से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रिलीजियस फ्रेम से इनको आप देख सकते हैं। अगला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनका भी जन्म राजनांदगांव में हुआ था, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था, और इन्होंने जन जागृति लाने, आदिवासियों के संगठन तथा श्रमिक आंदोलन करने के लिए, आदिवासियों के लिए, चूंकि देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी की संख्या ज़्यादा है, तो आदिवासियों के नेता आपको ज़्यादा दिखेंगे, है ना। तो ये कह सकते हैं आप उनको, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जन जागृति लाने के लिए आदिवासियों के संगठनकर्ता और श्रमिक आंदोलन का सूत्रपात किया। 1920 में इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें भी सहयोग किया। ठीक है, तो आप इनको कह सकते हैं ये आदिवासियों के लीडर थे, ट्राइबल लीडर थे। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया था। एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन किसने स्टार्ट किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन वैसे तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसने स्टार्ट किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है ना। जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री को आप देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को आपने, जैसे आप देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप अलग अलग स्टेट की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, बहुत बार होता है लोग कंफ्यूज जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिहार की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिहार पीएससी दे रहे हैं, यूपी की पढ़ रहे हैं, या हिमाचल का पढ़ रहे हैं, राजस्थान का पढ़ रहे हैं, एमपी का पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, जितना स्टेट है सबकी अपनी हिस्ट्री है ना, सबकी अपनी हिस्ट्री है। लेकिन फॉर्मेशन की हिस्ट्री इनकी अपनी हो सकती है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है, इन सभी हिस्ट्री में हमने अगर टोटल पढ़ा है तो उसके अंदर इस क्षेत्र का क्या पार्ट था, हम उसी को बोलते हैं स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि अब वो अलग था, कोई अलग राज किया था। ब्रिटिश अगर भारत के अंदर शासन किए थे तो भारत के सभी इलाके में शासन किया था उन्होंने, जहाँ पे नहीं किया था वो नहीं किया होगा, जहाँ पे किया है अगर उन्होंने, तो बिहार में भी किया, यूपी में भी किया। अब बिहार में कौन कौन सा ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सा प्लान लाया, ठीक है, कौन कौन सा प्लान लाया, क्या क्या अत्याचार किए, वहाँ पे कौन कौन सा युद्ध लड़ा, इसी को कहेंगे बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। समझ रहे हैं ना। उसी तरीके छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशर्स ने जो जो किया उसको बोल देते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री में जो शासन हुआ वहाँ पे उसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री बोल देते हैं। एंशिएंट समय में जो राजा जो राजवंश वहाँ पे थे छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको हम लोग बोल देते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ का। तो यही फर्क है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सब कुछ हम देख लेते हैं, लेकिन एंशियंट और मेडिवल में क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो राजवंश हैं, बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज आई हैं, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो आप कह सकते हैं नेशनल लेवल की, जो हम कह सकते हैं जब अगर हम किसी नेशनल लेवल की जब हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में बेसिकली हम कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसमें नहीं पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हो सकता है वो रीजनल के वजह से, वो क्या थे, रीजनल डायनेस्टी थे। ठीक है, रीजनल जो डायनेस्टी होते हैं उसके बारे में बहुत बार आपको नेशनल वाले पार्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है,
छोटे छोटे राजवंश भी तो हुआ करते थे ना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मिनी माता, मिनी माता, मिनी माता जिसको मीनाक्षी का जन्म, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, असम में हुआ था। और इसके बाद मिनी माता का परिवार मूल रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी था, जिसे कमाई की तलाश में चली गई थी। इसके बाद ये भी एक समाज सुधारक थी, ये भी एक सोशल वर्कर थे, ठीक है ना। इनको भी हम सोशल वर्कर के रूप में याद रख सकते हैं। सोशल रिफॉर्म वगैरह इन्होंने लाया था, ठीक है ना। तो इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था इन्हें, तो ये बेसिकली इनका नाम याद रखना है मिनी माता को, ठीक है। अगला है स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद 1929 में इनका जन्म हुआ था, रायपुर में जन्म हुआ था और बचपन से ये प्रचलित थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया और इसके बाद ये भी समाज सुधार के कार्य में लग गए थे, ठीक है ना। तो ये भी समाज सुधारक थे, इनको भी आपको स्वामी आत्मानंद को याद रखना है, ठीक है। महाराजा चक्रधार सिंह, महाराजा चक्रधार सिंह को देखते हैं। ये गायक थे, वादक थे, अभिनय नर्तक विशेषज्ञ राजा चक्रधार सिंह थे। यानी कि इनको आप आर्टिस्ट बोलेंगे, ठीक है ना, इनको आर्टिस्ट बोलेंगे। कल्चर के फेज में इनको रखेंगे, ठीक है। जिसमें आपने देखा कि ये डांस भी करते थे, ये गायक थे, अच्छे सिंगर भी थे, वादक थे। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद इनका निधन वगैरह जरूरत नहीं है याद करने का। यहाँ पे देखिए कला प्रेमी थे, तबला वादक थे, गीतकार, संगीतकार, नृत्य कला परंपरागत थे। रायपुर के राजकुमार कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किया था। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें से कौन तबला वादक थे या फिर सिंगर थे, कौन आर्टिस्ट हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है, महाराजा चक्रधार सिंह, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये व्यवसाय से यानी कि क्या थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे बेसिकली, ठीक है ना। और इनके संस्कारों से ये कृषक भी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ के कृषि जीवन को नए सिरे से स्टार्ट किया था। इसके साथ डॉक्टर खूबचंद बघेल ने ही कृषि को उद्योग के रूप में स्थापित करने का परिकल्पना किया था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और वे डॉक्टर बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों के आंदोलन के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। यानी कि सोचिए डॉक्टर थे लेकिन फार्मिंग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो इसलिए आप इनको डॉक्टर खूबचंद बघेल को आप याद रखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे को क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ये आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि थे। एग्जाम में बस ये पूछ सकता है आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन थे, तो लोचन प्रसाद पांडे मॉडर्न में, ठीक है ना। इन्होंने क्या क्या लिखा था, धनी, समाज सेवी भी थे, ये स्वतंत्रता संग्राम में थे। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म बालपुर में हुआ था। इसके बाद ये स्वदेशी प्रचार में लग गए, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं वगैरह की हैं। छत्तीसगढ़ में लिखा प्रथम नाटक क्या नाम है, काली काल शिलालेख, काली काल शिलालेख, ये छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम बार लिखा हुआ नाटक है। तो आपको इनको आप याद रखेंगे, ये क्या थे, कवि थे, पोएट थे, ठीक है ना, कवि थे। तो इनके नाम से आप इनको याद रखेंगे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। मुकुटधर पांडे का जन्म बालपुर में हुआ था। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने छायावादी काव्यधार का जन्म, इसके साथ उनकी ये भी क्या थे, ये भी इन्होंने भी एक राइटर थे, ये भी इनको आप बोल सकते हैं, ये भी एक कवि थे, लेखक थे, पोइट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कई सारी कहानियाँ लिखी है। जैसे यहाँ पे देखिए कहानी का है मेरा हृदय दान, इस तरह की कहानी इन्होंने लिखा हुआ है। बने रहिएगा क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा अंत तक, बने रहिए मेरे साथ। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब इनको देखते हैं ये क्या है, ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ये भी समाज सेवी थे और उनके लेखन में अब समाज सेवी में थे। इसके बाद इनके बारे में बहुत सारी पॉइंट लिखी हुई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक तो सोशल वर्कर थे, प्लस इनको आप बोल सकते हैं इन्होंने कई सारी कविता लिखी थी, तो ये कवि भी थे, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला नाम है पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी भानु, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी भानु, ठीक है। चलिए इनका जन्म
1859 नागपुर में हुआ था और ये छंद शास्त्र के मर्मज कहा जाता था। भानु जी एक अच्छे कवि थे और भानु देवताओं की तरफ पूजे जाते थे, तो इनको आप क्या बोलेंगे, ये कवि थे। तो फेमस पर्सनालिटी के रूप में देखिए एग्जाम में तो ये पूछेगा नहीं कि इनके जन्म तिथि बताइए, इनके पिता का नाम क्या था, इतना नहीं पूछता है। बेसिकली आपको बस याद रखना है कौन से क्या थे। तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी भानु कवि थे, ठीक है ना। समाज सेवी भी आप इनको बोल सकते हैं, समाज सेवी भी थे, ठीक है। इसके बाद माधव राव सप्रे, माधव राव जो थे इनका जन्म दमोह जिले में हुआ था। 4 वर्ष की उम्र में उनके पिता के साथ बिलासपुर में आकर रहने लगे। 1900 में पंडित वामदेव और इसके साथ चिचोलकर के सहयोग से क्या हुआ था, प्रथम पत्र इन्होंने बनाया, छत्तीसगढ़ मित्र का रायपुर में प्रकाशन किया गया। इसके ये संपादक थे, एडिटर थे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको देखिए सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। ये माधव राव, इनको भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, दाऊ दुलार सिंह जो थे 1910 में इनका जन्म हुआ था। ये जमींदार परिवार से थे और छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें नाचा, मैं जब आपको डांस के बारे में बताऊंगा ना तो उसमें आपको नाचा के बारे में बताऊंगा। नाचा एक बहुत फेमस डांस है छत्तीसगढ़ में, नाचा बहुत फेमस डांस है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है ये। इसके बारे में जब हम लोग डांस और फ्लोक डांस के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो जो नाचा है ना, उस नाचा के लिए दाऊ मंदरा जी का योगदान अस्मरणीय है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी वगैरह करते थे, ये महाराष्ट्र में तमाशा करते थे, बंगाल की यात्रा का पाप था, छत्तीसगढ़ में उतनी लोकप्रियता नाचा में इनको मिली थी। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं इन्होंने, ये भी एक आर्टिस्ट थे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, चंदूलाल चंद्रकार। चंदूलाल चंद्रकार ये क्या थे, पत्रकार थे, ठीक है ना। ये कृषक परिवार से थे 1921 में और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा था। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इन्होंने लिखा था, इसलिए इनको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप पत्रकार के रूप में, रिपोर्टर के रूप में याद रख सकते हैं, एक बहुत फेमस रिपोर्टर थे ये, ठीक है ना। चंदूलाल चंद्रकार 1939 कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 तक। अब इनके बारे में छोटा सा बात है, इनका जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। 1986 में दिल्ली चले गए और अपने काव्य प्रतिभा के बल पर दिल्ली की साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया, ठीक है ना। तो इनको आप क्या बोलेंगे, ये भी थे कविता के क्षेत्र में थे, कवि थे, ठीक है। इनको भी आपको इस तरीके से श्रीकांत शर्मा को याद रखना है, ठीक। कई सारे बुक भी हैं इनके, ठीक है। अगला है नाम, कुछ नाम है जो जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस उनको नाम को आपको समझ लेना है कुछ पॉइंट में। जैसे घनश्याम सिंह गुप्ता, ये दुर्ग जिले से थे और 1937 में विधानसभा के ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उस समय एमपी था ना, एमपी छत्तीसगढ़, तो 1937 में विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। गहिरा गुरु, ये वनवासी क्षेत्र में इन्होंने क्या, इनको पर्यावरण पुरस्कार वगैरह दिया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थे, आदिवासी थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के लिए काम किया था छत्तीसगढ़ में। माखनलाल चतुर्वेदी, ये क्या थे, कर्मवीर पत्रिका बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा की रचना किया था ना इन्होंने, ये एक कवि थे माखनलाल, ठीक है। इसको नाम को याद रखना है। इसके बाद मुंशी अब्दुल, ये क्या थे, शायर थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और शायरी भी करते थे। इसके बाद पदुम लाल, इनका नाम क्या था, इन्होंने क्या, ये राजनांदगांव से थे और ये साहित्यकार वगैरह थे, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इनके बारे में नहीं, बस उनका ध्यान रखना है कि ये क्या करते थे, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, नाम के साथ उनका काम याद रखेंगे, आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। पंडित रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी जो पंडित जी हैं, ये छत्तीसगढ़ के विद्यासागर और इनकी प्रमुख रचनाएं वगैरह हैं, लेखक ये भी थे। इसके बाद अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ये इंजीनियरिंग में रिकॉर्ड अंकों के साथ प्राप्त, मतलब उस समय इन्होंने स्नातक किया था, इंजीनियरिंग किया था और भारतीय पुलिस सेवा, फिर प्रशासनिक सेवा इस समय चयनित हुए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनको अवार्ड वगैरह दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद तीजन बाई,
ये भी एक प्रमुख व्यक्ति थी जो जिन्होंने नाटक वगैरह के लिए इनको हम जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हबीब तनवीर, हबीब तनवीर, हबीब तनवीर कौन है? हबीब तनवीर थिएटर आर्टिस्ट थे, थिएटर, नया थिएटर का इन्होंने गठन किया था, मंच पे ये अपना नाटक वगैरह करते थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारे नाम को आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ नाम और है, पंडित श्याम शंकर मिश्रा। पंडित श्याम शंकर मिश्रा क्यों जरूरी है, मैं सोच के बताइए। क्योंकि मंदिर में हरिजन के प्रवेश के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को दिलाया था उस समय। सोचिए, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये क्या थे? सोशल रिफॉर्मर थे, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, इसलिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आचार्य पंथ श्री मुन्नी नाम साहेब, ये भी क्या थे? ये भी कथावाचक थे, इनको याद रखना है, कथावाचक वगैरह थे ये। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आपको नाम याद होगा, कई बार आपने सुना भी होगा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह रायपुर के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी हैं। 11वें मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो ये इसलिए छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, रायपुर में इन्होंने अध्ययन किया हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जस्टिस एच.एल. दत्तू, ये भी क्यों जरूरी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और सुप्रीम कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष बने थे। अब ये जरूरी इसलिए नाम है क्योंकि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और जस्टिस एच.एल. दत्तू। इसके बाद जग नारायण पांडे, ये रायपुर के अध्ययन और लेखक और चिंतक और कानूनी वादक के रूप में इनको हम जानते हैं। तो ये थे पूरे के पूरे नाम जो मैंने आपको प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको समझाया। टोटल हम लोगों ने बहुत सारे नाम देखे हैं, लगभग हमने 50 नाम तो देख ही लिए होंगे, थोड़ा सा नाम और है, ये भी देख लेते हैं। दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ रामचंद्र देशमुख, ये भी छत्तीसगढ़ के बिलोंग करते थे, और ये भी इनको आप कह सकते हैं मंच वगैरह पर संस्कृति कार्यक्रम वगैरह के लिए इनको भी याद रख सकते हैं आप। गेंद सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद बोले जाते हैं इनको, और पलकोटा के जमींदार थे, तो इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसको बोला जाता है? गेंद सिंह को बोला जाता है। विनोद कुमार शुक्ला, ये राजनांदगांव और कवि लेखन, साहित्य, पुस्तक, ये सब चीज़ों के लिए भी बिलोंग करते थे, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सुरेश राय, छत्तीसगढ़ के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे, ये प्रथम शहीद गेंद सिंह, नाम इसलिए जरूरी है, ठीक है ना। कई बार होता है ना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, किसी को अंदाजा भी नहीं होता है कि ये भी आ सकता है, इसलिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का नाम क्या था? गेंद। और छत्तीसगढ़ का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद का नाम क्या, शहीद जो हुए थे, वो सुरेंद्र राय। महर्षि महेश योगी, ये जन्म पांडु रायपुर में हुआ था। और शंकर ये गुहा, ये श्रमिक नेता थे छत्तीसगढ़ के मुक्ति मोर्चा के। तो ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज़्यादातर नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, फिलहाल आपको मैंने जो पर्सनालिटीज़ के बारे में बताई, इसमें सभी पर्सनालिटीज़ को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। इस PDF को ले लेना है, इस PDF को लीजिए, पढ़िए, इसके बाद रिवाइज कर लीजिए। सभी नाम को एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा, जितने भी नाम यहाँ मेंशन है, ताकि आपको बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है 2 सवाल आ जाए, 3 सवाल आ जाए इस चैप्टर से, 1 सवाल भी आ सकता है ना, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका छूटना नहीं चाहिए। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइए, PDF को लीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपको लूँगा, इसमें आपको मैं बताऊँगा छत्तीसगढ़ के आगे की जो सिलेबस है हमारा, जितना हमने सिलेबस में कवर अभी 3 कराया हमने, बाकी की सभी कवर कराएंगे, तो आगे की लेक्चर्स भी होंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में होगी, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा। बहुत सारे लोग जिनको हिंदी इंग्लिश का इशू हो रहा है, आगे से मैं इंग्लिश का भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया करूँगा, कोशिश करता हूँ कि उसको भी तैयार करके लेके आऊँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।